और वहीं आज रामगढ़ उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती हो रही है। रामगढ़ कॉलेज में 3 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। यहां पर 40 टेबल्स पर मतों की गिनती जारी है। 150 मतगणना कर्मी वोटों की गिनती के लिए लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में 18 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला यूपीए और एनडीए के बीच है। यूपीए की ओर से ममता देवी ने, जो उनके पति हैं, बजरंग महतो उम्मीदवार है, और वहीं पर एनडीए की ओर से ये जो एसयू उम्मीदवार सुनीता चौधरी है। 2019 में सुनीता चौधरी को हराकर ही ममता देवी विधायक बनी थी और इस सीट के लिए 27 फरवरी को वोटिंग भी हुई थी। आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट के जो विधायक इनसे रही है ममता देवी, इनकी सदस्यता भी रद्द होने के कारण रामगढ़ में उपचुनाव हुआ है। यहां पर मुख्य मुकाबला यूपीए के उम्मीदवार बजरंग महतो और एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी के बीच ही है, जहां पर सुनीता चौधरी एजेएसयू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। वहीं पर बजरंग महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। सोमवार को हुए उपचुनाव में करीब 67.96% वोटिंग हुई थी। और वहीं रामगढ़ से हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी के जो रुझान है, क्या कुछ अपडेट हम बता रहे हैं? आहना, देखिए, अगर वर्तमान में ताज़ा रुझान की बात करें तो अंतर जो है वो बढ़त का वो 40,000 से ज़्यादा का हो चुका है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2024 से पहले रामगढ़ का उपचुनाव जो था वो लिटमस टेस्ट की तरह था, लेकिन इसमें जिस तरीके से एनडीए जीत की दहलीज को छूता नजर आ रहा है, उससे इतना कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए की तैयारी पुख्ता रही थी। और पिछले बार यानी पिछले चुनाव में जो आजसू और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार जब दोनों ही दलों ने मिलकर चुनाव लड़े तो ये जो फासला है जीत का वो काफी ज्यादा होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें सत्ताधारी दल के यानी महागठबंधन की तरफ से जो बजरंग महतो जो उम्मीदवार थे, उन्हें कम वोट मिले हैं, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए हैं। तो इसमें एक बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि अब साल 2024 के चुनाव को लेकर एक तरफ जहां तैयारी थी, उस तैयारी में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका महागठबंधन को लगा है, क्योंकि लगातार अगर बीते 4 उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में लगातार महागठबंधन को हमेशा जीत का स्वाद चखने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस बार एक बड़े अंतर से महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। अब देखना है कि इस जीत और हार की दोनों ही दल अपने अपनी तरफ से किस तरीके से हम कह सकते हैं कि मामले को लेकर देखेंगे। जी, कामरान हमारे साथ जुड़े रहे। रजनीश भी हमारे साथ है, वो भी पूर्वोत्तर के चुनाव को लेकर अपडेट्स हमें लगातार दे रही है। रजनीश, सबसे पहले तो देखिए, आपने इतना सब कुछ बताया कि किस हिसाब से जो इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है ये पूर्वोत्तर का चुनाव, लेकिन जो जादू, जो स्पार्कल आपको बिहार में आरजेडी की देखने को मिली, वो पूर्वोत्तर में नहीं देखने को मिल रही, क्यों? देखिए, अगर इसके पहले की बात करें तो आरजेडी के भी प्रदर्शन वहाँ पे बेहतर रहे थे और पार्टी इस बार उम्मीद यहाँ पे लगाई हुई थी, लेकिन पार्टी को वो सफलता यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिख रही है इस बार के चुनाव में। और दोनों आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण थे। जैसा कि हमने पहले बताया कि यदि 6% से ज़्यादा वोट अगर जेडीयू को यहाँ पे मिलते तो फिर राष्ट्रीय पार्टी को लेकर जेडीयू के लिए एक अच्छी और बेहतर बात होती, और इसलिए भी पार्टी आशान्वित थी इस बार के चुनाव को लेकर। चूंकि पिछले बार के जो चुनाव हुए थे नागालैंड में, उसमें पार्टी को जेडीयू को 5.6% वोट मिले थे। तो पार्टी ने पुरजोर कोशिश की थी कि यदि थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर कर लिया जाए तो पार्टी को वो सफलता हासिल हो सकती है। हालांकि एक सीट पर पार्टी जेडीयू बढ़त यहाँ पे बनाई हुई है, लेकिन अब टोटल काउंटिंग होने के बाद फिर वोट फीसदी का पता अनुमान जो है वो चल पाएगा। लेकिन एलजेपी के लिए अच्छी खबर है कि एलजेपी ने 3 सीटों पर बढ़त यहाँ पे बनाई हुई है। इससे पहले भी एलजेपी के प्रदर्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ठीक ठाक रहे हैं, और यहाँ से अगर बात करें तो 2 सीटें उन्हें पहले भी हासिल रही है। जब रामविलास पासवान होते थे तो उनकी अच्छी कोशिश होती थी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पे जिस तरीके से जनाधार बढ़ाने से लेकर और पार्टी के स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने को लेकर भी। तो इस पूरी कवायद को लेकर स्थानीय जो बिहार की पार्टियां हैं वो अपने स्तर से यहाँ पे पूरा जोर आजमाइश जो है वो की थी, और साथ ही साथ उम्मीदवार जो है वो उतारे थे। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी स्थानीय स्तर पर जो बड़ी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके फिर वहाँ पे अपने आप को स्थापित करती रही है। यही नीति वो लगभग हर राज्यों में निभाई है। और खास तौर पे बात करें तो बीजेपी वहाँ पे धुआंधार कैंपेन भी चलाई, और साथ ही साथ
प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वोत्तर के राज्यों का दौरा करके अपनी बातों को आम जन के बीच में रखें और उन्हें अच्छा खासा समर्थन भी मिला है। तो यहाँ पे नागालैंड और त्रिपुरा, इन दोनों जगहों पे बीजेपी प्लस यानी जो स्थानीय पार्टियों के साथ उनका गठबंधन है, उन्हें साफ साफ बहुमत जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि स्पष्ट है। मेघालय में जो है वो अभी काउंटिंग चल रही है और मेघालय में बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी अगर बात करें बिहार की पार्टी के लिहाज से तो नागालैंड में जेडीयू और एलजेपी के लिए अच्छी खबर है। हालांकि जेडीयू को उतनी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, 1 सीटों पर उनकी बढ़त है, लेकिन एलजेपी के 3 सीटों पर वहां पे जो विधायक है, वहां पे जो उम्मीदवार है वो बढ़त बनाए हुए हैं और अंतिम रूप से जो परिणाम है वो अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन बहरहाल सभी पार्टियों ने बिहार के जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में अपना दम दिखाने की कोशिश पूरी की है। परिणाम आ जाएंगे तो फिर स्थिति स्पष्ट होगी और उसका विश्लेषण भी हो पाएगा उसी लिहाज से। जी रजनीश, और वही कामरान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से ममता देवी की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद उनके ही पति को मैदान में ले आना, क्या कहीं ये एक गलती है, जिसका मतलब जो नतीजे आ रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए, गलती है या फिर नहीं, इसका आंकलन पार्टी करेगी, महागठबंधन करेगी। क्योंकि अगर बीते 2019 के बाद के रिजल्ट्स की बात करें तो 2019 में जहां महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली थी, उसके बाद लगातार 4 उपचुनाव हुए। चारों उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बैकफुट में जा रही थी। और ये जब चुनाव हुए थे तो एक तरीके से अब जब रिजल्ट आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, जो एनडीए के पक्ष में हैं, तो यह चुनाव के नतीजे बीजेपी खेमे में ऑक्सीजन भरने का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले एक बड़ा झटका महागठबंधन के लिए होगा। लेकिन किस तरीके से इस झटके से महागठबंधन संभल पाता है, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर इतना कहना गलत नहीं होगा कि अगर सरकार विभिन्न योजनाओं को धरातल पर ला रही है और इन योजनाओं को कहीं ना कहीं एनडीए भुनाने की कोशिश कर रही है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं से भी महागठबंधन ने कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं। और अगर इस दौरान चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो चुनाव के दौरान सरकार के विपक्ष में वोट जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का सवाल है, कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब देखना है कि रिजल्ट के फाइनल नतीजे जो आते हैं उसके बाद दोनों ही खेमों की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आते हैं। जी, लेकिन कामरान, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए ये तो पार्टी ही चलिए डिसाइड करेगी, लेकिन अभी अगर देखा जाए लंबे शिकस्त के बाद कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो एक तरह से जिस तरह से वो जीत की ओर बढ़ रही है, वो गठबंधन के लिए कोई एक सवाल नहीं है कि कितने लंबे समय बाद हराने के बावजूद आज बीजेपी फिर भी इस पटल पर उनसे आगे होती जा रही है। जी, जाहिर सी बात है, ये चुनाव क्योंकि 2024 नजदीक है और 2024 से पहले रामगढ़ का उपचुनाव लिटमस टेस्ट की तरह था। दोनों ही खेमा पूरी तरीके से तैयार था, कोशिश कर रहा था कि अगर ये रिजल्ट उनके फेवर में होता है तो आने वाला चुनाव थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए। तो एक तरफ जहां महागठबंधन को पिछले 4 चुनाव में जीत मिली थी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन वर्धक ये रिजल्ट होगा। वहीं महागठबंधन के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि सरकार में आप हैं, सरकार में रहने के बावजूद 4 चुनाव आप जीत चुके हैं, लेकिन 5वां जब उपचुनाव होता है तो उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो आखिर मंथन करने की जरूरत है। महागठबंधन मामले को लेकर मंथन करेगा और देखने की कोशिश करेगा कि आखिर वोट क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है, जो आंकड़ा है, जो अंतर है, वो 50,000 से ज्यादा का हो चुका है। जीत और हार अपनी तरफ, लेकिन अगर 50,000 के अंतर से कोई प्रत्याशी जीतता है तो यकीनन दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो भाई शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी।